हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्मा एजुकेशन। यहाँ पे हम लोग यूजीसी नेट एग्जाम एजुकेशन सब्जेक्ट में प्रिपरेशन ले रहे हैं। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही जून 2025 का पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप चेक कर सकते हैं। और अभी दिसंबर 2025 का पेपर चल रहा है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अभी हम लोग 51 से लेके अप टू 70 तक क्वेश्चन दिसंबर 2025 का सॉल्व कर चुके हैं, और अभी इस वीडियो में 71 से 80 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, इन इस्लामिक एजुकेशन द डिग्री अवॉर्डेड टू वन who has special knowledge in religion is dash and dash to those who showed excellence in logic। यहाँ पे दोनों उपाधि के बारे में पूछा गया है। एक तो है जिनके पास रिलीजियन लेके नॉलेज है, उनको क्या कहा जाता है, और दूसरा है लॉजिक रिलेटेड जिनके पास नॉलेज है, उनको क्या कहा जाता है और क्या उपाधि मिलता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन 1, अलीम एंड फजील। जिनके पास रिलीजियन नॉलेज है उनको अलीम कहा जाता है इन इस्लाम, एंड जिनके पास लॉजिक रिलेटेड नॉलेज है उनको फजील किया जाता है, फजील उपाधि मिलता है। तो इसीलिए ये सही ऑप्शन है। और ऑप्शन 2 में जस्ट इसका अपोजिट लिखा हुआ है, इसीलिए ये करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन 3 में है तलीब एंड मौलवी। तलीब का मतलब क्या होता है? तलीब यानी कि जो लर्नर और स्टूडेंट है इन इस्लाम, इनको तलीब बोला जाता है। और मौलवी जिनके पास धार्मिक नॉलेज है, यानी कि धार्मिक विद्वान है। ये कोई उपाधि नहीं है, ये बस एक मतलब जिनके पास धार्मिक नॉलेज है उनको बोला जाता है। यही डिफरेंस है आलिम के साथ मौलवी का। आलिम एक अवार्ड है, मौलवी अवार्ड नहीं है। ये बस विद्वान लोगों को, धार्मिक विद्वान लोगों को बोला जाता है मौलवी। और तालीम एजुकेशन को ही बोला जाता है, यानी कि शिक्षा को इस्लामिक एजुकेशन में तालीम बोला जाता है। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैब सब कमिटी रिपोर्ट? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इज नोन एज कैब। ये 1920 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन उद्देश्य था कि सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को ही एजुकेशन रिलेटेड एडवाइस दे। और एम क्या था? मेन एम था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एजुकेशन रिलेटेड एक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, तो अब आते हैं इसका सब कमिटी का रिपोर्ट क्या था। इसका सब कमिटी का रिपोर्ट ये था कि ऑप्शन 4 में जो लिखा है, असेसमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CCE इन द कंटेक्स्ट ऑफ नो डिटेंशन प्रोविजन। देखिए, कैब की एक सब कमिटी ने इस पॉइंट के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिस रिपोर्ट का मेन एम था कि स्कूल एजुकेशन में कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो सके, और उसके साथ क्या हो जाए, नो डिटेंशन पॉलिसी। यानी कि नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब ही होता है कि प्रमोशन, बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए अप टू क्लास 8। कोई फेल और रिपीटेशन ऑफ एग्जाम नहीं होगा क्लास 8 तक। ये होता है नो डिटेंशन प्रोविजन, जो कैब का एक सब कमिटी की रिपोर्ट के माध्यम से सामने आया था। ऑप्शन 1 में है लर्निंग विदाउट बर्डन। ये यास्पल कमिटी 1993 में दिए गए थे, उनका ही एक पार्ट था। तो इसका मेन फोकस था स्कूल स्टूडेंट्स का एकेडमिक बर्डन कैसे कम करवाया जाए। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन 2 में है चट्टोपाध्याय कमिटी रिपोर्ट। ये मेनली टीचर एजुकेशन और जो टीचर्स की सर्विस कंडीशन है उसके रिलेटेड रिपोर्ट बनाए थे। ये भी कैब का सब कमेटी रिपोर्ट नहीं है। वर्मा कमेटी, ये भी हम लोग जानते हैं कि ये टीचर एजुकेशन को कैसे रिफॉर्म किया जाए और NCT का जो रिकमेंडेशन था उस रिलेटेड यहाँ पर रिपोर्ट बनाया गया था। तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाता है, असेसमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CCE कंटिन्यूअस एंड comprehensive evaluation in the context of no detention provision। यानी कि बच्चों को क्लास 8 तक प्रमोट कर दिया जाए, फेल और रिपीटेशन ऑफ एग्जाम ना हो।
तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन 4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस proposed by हर्वर्ड गार्डनर। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, म्यूजिकल एंड मोटिवेशनल। ये क्यों आंसर है ये चेक करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि हर्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी 1983 में दी थी। उन्होंने कई प्रकार की इंटेलिजेंस इसके अंदर एनलिस्टेड किए थे, जैसे कि लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सारे चीजें हैं, सारे ऑप्शंस में सारी चीजें हैं, पर ये मोटिवेशनल छोड़ के, तो इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। पर यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है इसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है। गार्डनर का मानना था कि हर स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है, लेकिन सबकी इंटेलिजेंस एक जैसी नहीं होती है, तो इसीलिए टीचर्स को डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए और लर्नर्स की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स को पहचानना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद ही वो टीच करे। तो इसीलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है म्यूजिकल एंड मोटिवेशनल, ये वाला ऑप्शन होगा। म्यूजिकल तो था पर मोटिवेशनल नहीं था। तो इतने सारे प्रकार का जो इंटेलिजेंस है टीच करने से पहले टीचर को ये रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उस हिसाब से टीच करना चाहिए। Next question, question number 74. NCF 2005 described the teacher primarily as a controller of the classroom, authority to provide facts, authority to ensure memorization of textbook by all students, और facilitator to construct knowledge. आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन 4, facilitator to construct knowledge। क्यों? NCF 2005 का आधार कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर है। इस अप्रोच के अनुसार लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है जहां स्टूडेंट्स खुद अपना ज्ञान निर्मित करते हैं। इसीलिए टीचर का रोल सिर्फ नॉलेज देना ही नहीं, अथॉरिटी टू प्रोवाइड फैक्ट्स ही नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार टीचर एक फैसिलिटेटर है, गाइड है और को लर्नर भी है। टीचर स्टूडेंट को सोचने, एक्सप्लोर करने और नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं। अब बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है ये भी देख लेते हैं। कंट्रोलर ऑफ द क्लासरूम, ये एक ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। एनसीएफ 2005 इसको सपोर्ट नहीं करता है। ऑप्शन 2, अथॉरिटी टू प्रोवाइड फैक्ट्स, एनसीएफ 2005 में टीचर सिर्फ फैक्ट्स देने वाला अथॉरिटी फिगर नहीं है, फोकस अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज कंस्ट्रक्शन पर है। ऑप्शन 3, अथॉरिटी टू एंश्योर मेमोराइजेशन, एनसीएफ 2005 रोट लर्निंग के विरुद्ध है। ये अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी पर ज्यादा जोर देते हैं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार टीचर एक फैसिलिटेटर है जो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, curriculum that emphasizes student choice, self-actualization and happiness in learning reflects behavioristic, cognitive, humanistic and socio-cultural perspective। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सोशियो-कल्चरल पर्सपेक्टिव, जो जिस करिकुलम स्टूडेंट चॉइस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस देते हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। सोशियो-कल्चरल पर्सपेक्टिव लीव विगोत्स्की ने डेवलप किए थे, जहां पे लर्निंग को एक स्पेशल प्रोसेस माना जाता है। इसमें इंटरैक्शन, कोलैबोरेशन, लैंग्वेज, कल्चर और लर्नर पार्टिसिपेशन पर जोर दिया जाता है। स्टूडेंट को चॉइस देना, उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ाना और लर्निंग को मीनिंगफुल और एंजॉयबल बनाना इस अप्रोच के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव हो जाता है। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं क्यों नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, जो फोकस करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, रीइंफोर्समेंट और कंडीशनिंग पर, स्टूडेंट चॉइस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर नहीं। ऑप्शन 2 कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव फोकस करता है थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर, लर्निंग के मेंटल प्रोसेस पर जोर दिया जाता है, हैप्पीनेस या लर्नर चॉइस पर नहीं। ऑप्शन 3 ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच
ये ऑप्शन बहुत क्लोज लग सकता है क्योंकि ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर जोर देता है, लेकिन क्वेश्चन में सोशल इंटरैक्शन, लर्नर चॉइस और लर्निंग हैप्पीनेस का ब्रॉडर सोशल कंटेक्स्ट ओरिएंटेशन दिया गया है। इसीलिए सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव से अधिक ये मैच करता है। और एक बार रिकैप कर लेते हैं सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव को। ये लीव विगोत्स्की ने इस कंसेप्ट को जनरेट किए थे, जहाँ पे लर्निंग ऑकर्स थ्रू सोशल इंटरैक्शन, कल्चर, लैंग्वेज और एनवायरनमेंट लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। टीचर बस एक फैसिलिटेटर और गाइड की भूमिका निभाते हैं। ZPD और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 76. In case study research, the most common form of sampling is incidental, snowball, quota or purposive. In case study research, the most common form of sampling is purposive sampling. केस स्टडी रिसर्च का उद्देश्य किसी व्यक्ति, ग्रुप, इंस्टीट्यूशन या इवेंट को इन डेप्थ स्टडी करना होता है। इसलिए रिसर्चर रैंडम या एक्सीडेंटल केसेस नहीं चुनता है, बल्कि ऐसे केसेस सिलेक्ट करता है जो रिसर्च प्रॉब्लम को सबसे अच्छी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसी कारण पर्पसिव सैम्पलिंग सबसे अधिक सुटेबल सैम्पलिंग टेक्निक हो जाता है। पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक में रिसर्चर जानबूझकर उन केसेस का सिलेक्ट करता है जो रिसर्च के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च के लिए सबसे रिलेवेंट होते हैं। अबाउट केस स्टडी रिसर्च अगर बोला जाए तो ये फोकस करता है डेप्थ पर, व्हाट, व्हाई और हाउ क्वेश्चंस का ये आंसर ढूंढते हैं। डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग और कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस प्रदान करता है। एजुकेशन, साइकोलॉजी और सोशल साइंसेस में बहुत ज़्यादा इसका यूजेस है। अगर देखा जाए कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है, इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑप्शन इंसिडेंटल सैम्पलिंग, ये अवेलेबल या कन्वीनियंटली मिलने वाले पार्टिसिपेंट्स पर ही निर्भर करता है। जो पार्टिसिपेंट्स इजीली एक्सेसिबल है उन्हीं पर ये काम करता है। ऑप्शन 2 स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये हिडन या डिफिकल्ट टू रीच पॉपुलेशंस के अधिक मतलब डिफिकल्ट टू रीच जो पॉपुलेशंस है उसके लिए ये अधिक उपयोगी है। ऑप्शन 3 कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग रीडिफाइंड कैटेगरीज और प्रोपोर्शंस पर बेस्ड होती है। केस स्टडी का फोकस हमेशा रिप्रेजेंटेशन से अधिक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग पर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 77. Which statement is not one of Lloyd and Lloyd's 4 principles of grading? लॉयड एंड लॉयड ने एक बुक लिखे थे, ग्रेडिंग ए रेफरेंस फॉर टीचर्स, इन 1984, जहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम एक्सप्लेन किए थे और बताए थे कि ग्रेडिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव फेयर, ट्रांसपेरेंट और मीनिंगफुल इवैल्यूएशन करना है। उनके ग्रेडिंग प्रिंसिपल्स में शामिल थे क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या था, फेयर एंड इम्पार्शियल, देन कम्युनिकेटेड टू ऑल स्टेक होल्डर्स एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्ड्स पर आधारित ग्रेडिंग सिस्टम। लेकिन ग्रेड्स को जबरदस्ती नॉर्मल कार्ब के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करना उनका प्रिंसिपल नहीं था, इसीलिए ऑप्शन 2 गलत ऑप्शन है। यहाँ पे grades should be distributed to match a predetermined normal curve. ऑप्शन 1 में क्या है, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, ये उनका जो प्रिंसिपल्स दिया गया था ग्रेडिंग सिस्टम का उनमें से एक है। स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को ग्रेडिंग सिस्टम आसानी से समझ आना चाहिए। ऑप्शन 3 में है ग्रेडिंग शुड बी फेयर रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, क्लास, रेस और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ग्रेडिंग सिस्टम जेंडर, कास्ट, रेस या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन 4 द सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल स्टेक होल्डर्स,
स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को ग्रेडिंग प्रोसेस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग और नॉर्मल कार्व का जो आइडिया है रैंकिंग और कंपैरिजन से वो जुड़ा हुआ है। लेकिन लॉयड एंड लॉयड का फोकस कंपैरिजन पर नहीं था बल्कि फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपको पूछा गया था कौन सा उनके ग्रेडिंग सिस्टम का प्रिंसिपल नहीं है। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट ओवर हियर। Question number 78. A teacher is designing an online module where learners watch a short video, attempt a quiz, receive automated feedback, and then engage in a discussion forum. Which instructional design principle is most clearly demonstrated in the above context? The answer will be here mastery learning. अब आप अगर इसको बहुत अच्छे से मास्टरी लर्निंग का प्रोसेस आपको याद नहीं होगा तो ये गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन को। देखिए मास्टरी लर्निंग क्या होता है। बेंजामिन ब्लूम ने मास्टरी लर्निंग का कंसेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज किए थे, जहाँ पे उन्होंने बताया कि हर स्टूडेंट्स मास्टरी अचीव कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और फीडबैक प्रोवाइड किया जाए और उनको इम्प्रूवमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रदान किया जाए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को कि एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करने से क्या होता है, उसको हम लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। देन अटेम्प्ट ए क्विज, एज पर द क्वेश्चन अटेम्प्ट ए क्विज, इसके माध्यम से उसका अंडरस्टैंडिंग आप चेक कर सकते हैं। देन ऑटोमेटेड feedback helps learners identify their mistakes and improve. Then discussion forum के माध्यम से वो अपना जो अंडरस्टैंडिंग है उसको और डेप्थ में वो कर सकते हैं, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो और इन डेप्थ हो सकता है। तो ये है मास्टरी लर्निंग का प्रोसेस। गोल क्या है, इसके माध्यम से आप बच्चों का मास्टरी अचीव करवाने में उसको हेल्प कर सकते हैं। तो आपको ये सीक्वेंस याद में रखना पड़ेगा, तभी आपका ये आंसर बनेगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट वीडियो, क्विज ये सारे देख के प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, नहीं तो आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन करके आंसर आ जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, पहले चेक करते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI जिसको हम बोलते हैं, इसका मेन फोकस क्या है। इसका मतलब ही होता है कि हाउ टू यूज कंप्यूटर्स इन टीचिंग लर्निंग। फोकस इसका टेक्नोलॉजी यूज पे है, किसी मास्टरी अचीवमेंट पे नहीं है। दूसरा है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये हम लोग बहुत अच्छे से देखे हैं कि यहाँ पे कंटेंट को छोटे छोटे सिक्वेंशियल स्टेप्स में डिवाइड करके प्रेजेंट किया जाता है विथ इमीडिएट रिस्पॉन्सेस। और ऑप्शन 4 कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग CML, यहाँ पे क्या होता है, बस मेनली कैसे हम मैनेज करेंगे लर्निंग प्रोग्रेस को, कैसे ट्रैक करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, कैसे मॉनिटर करेंगे, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग में होता है। तो ध्यान में रखिए, मास्टरी लर्निंग इंश्योर करता है कि लर्नर्स असेसमेंट और फीडबैक अच्छे से रिसीव करे और उनको इम्प्रूवमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिले। जब तक ना वो अपना डिजायर्ड लेवल ऑफ लर्निंग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब तक वो ये प्रोसेस के माध्यम से अपना लर्निंग को वो कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। For NAAC accreditation cycles, which of the following is explicitly cited as a minimum institutional requirement for going in for second and subsequent cycles? इस क्वेश्चन के कीवर्ड्स है फंक्शनल IQAC, टाइमली AQAR और NAAC सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट साइकिल्स। NAAC के अनुसार किसी इंस्टीट्यूशन को सेकेंड और सब्सिक्वेंट एक्रेडिटेशन साइकिल्स के लिए अप्लाई करने के लिए इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल IQAC का सक्रिय रूप से काम करना और एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट AQAR को समय पर सबमिट करना आवश्यक है।
AQAC इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी एश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट को इंश्योर करता है। AQAR इंस्टीट्यूशन की वार्षिक क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज और प्रोग्रेस का रिकॉर्ड होता है। इसलिए ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन 1 में क्या बोला गया है कि सबमिशन ऑफ SSR ओनली, SSR यानी कि सेल्फ स्टडी रिपोर्ट, ये जरूरी है, लेकिन IQAC ऑप्शनल है, ये गलत बात, ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपको जरूरी रूप से करना ही पड़ेगा। देन ऑप्शन 2 ओनली अचीविंग B+ और अबव इन प्रीवियस साइकिल, प्रीवियस साइकिल में B+ या उससे अधिक ग्रेड प्राप्त करना नेक्स्ट साइकिल के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। उसके बाद आपका ऑप्शन 4 पार्टिसिपेशन इन NIRF रैंकिंग इन द इंटरवेनिंग ईयर्स, NIRF रैंकिंग में पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन NAAC के सेकेंड साइकिल के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए फंक्शनल IQAC प्लस टाइमली AQAR सबमिशन डिनोट करता है एलिजिबिलिटी फॉर सब्सिक्वेंट NAAC साइकिल्स। Now the question number 80, under IEDSS Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage 2009 financial provisions, the stipend for girl students with disability had an upper limit of what? देखिए IEDSS यानी इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज का उद्देश्य था कि सेकेंडरी लेवल पर दिव्यांग विद्यार्थियों को इंक्लूसिव एजुकेशन का अवसर कैसे प्रदान किया जाए। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग छात्राओं को स्कूल में बने रहने और पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती थी। गर्ल स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टाइपेंड की अधिकतम सीमा 200 रुपीज पर मंथ निर्धारित की गई थी, तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 यानी कि 200 रुपीज पर मंथ हो जाता है। और एक बार इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। IEDSS यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, ये 2009 में लॉन्च हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव था इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज एट सेकेंडरी लेवल। ये सारे कीवर्ड है, ये अगले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सेकेंडरी लेवल के लिए ये था। और गर्ल्स विद डिसेबिलिटी के लिए 200 रुपीज़ इसका अपर लिमिट था स्टाइपेंड का, और बॉयज़ विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 150 रुपीज़ पर मंथ अपर लिमिट था। तो इसको आप ऐसे याद रखिए ताकि आप आने वाले एग्जाम के लिए इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपके लिए वो बहुत इजी हो जाए। सो फाइनली वी हैव कवर्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 80 दिसंबर 2025 एजुकेशन पेपर। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज आर द सर्विसेज दैट आई एम नाउ प्रोवाइडिंग। अगर आप UGC नेट सेट एजुकेशन में प्रिपरेशन ले रहे हैं, या फिर रिसर्च प्रपोजल राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, डिजर्टेशन थीसिस में इश्यूज आ रहा है, राइटिंग आर्टिकल राइटिंग, APA रेफरेंसिंग या रिसर्च मेथोडोलॉजी पे आपको गाइडेंस का ज़रूरत है, देन यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी। कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर दिया गया है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, वीडियोस को बार बार देखिए ताकि आप PYQ बेस्ड प्रिपरेशन ले सके, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग कर्मा एजुकेशन।